वेलकम दोस्तों, एके ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, क्योंकि वहाँ पर आप जो भी क्लास होती है उसके क्वेश्चन टेलीग्राम चैनल पर पुटअप किया जाते हैं, जहाँ से आप इजीली अपनी क्लास को क्लियर कर सकते हो। जो भी क्वेश्चन होते हैं वहाँ पर आंसर करके आप पूरी क्लास को अपना टॉपिक बिल्कुल क्लियर कर सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी, तो चैनल जरूर ज्वाइन करें। आज की क्लास में हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में बात करेंगे, जो एमएसएन का एक टॉपिक है, या आप इसमें पीडीएम में भी इंक्लूड कर सकते हो। दोनों में ही आता है। ये थ्योरी वाली क्लास होती है, उसमें तो दोनों में किसी भी क्लास में क्वेश्चन पुटअप हो जाता है। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता क्या है? एक किडनी की डिजीज होती है। इसमें सिंड्रोम अगर किसी वर्ड के आगे लग रहा है तो सिंड्रोम क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिम्टम या ग्रुप ऑफ डिजीज, उसको क्या बोलते हैं? सिंड्रोम। और नेफ्रोटिक यानी किसकी डिजीज है? किडनी वाली, नेफ्रॉन वाली। तो इसके पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। इट इज ए कलेक्शन, डेफिनेशन देखते हैं पहले इसकी। इट इज ए कलेक्शन ऑफ सिम्टम, कलेक्शन ऑफ सिम्टम बोल सकते हो, या ग्रुप ऑफ सिम्टम। क्या होता है ये? ग्रुप ऑफ सिम्टम होते हैं जो बाद में जाकर रेदर देन डिजीज कंडीशन, जो बाद में जाकर क्या किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? कोई डिजीज कंडीशन कोज कर देते हैं, रेदर देन डिजीज कंडीशन। जिसमें क्या क्या इंक्लूड है, इसमें क्या कंडीशन देखने को मिलती है ग्रुप ऑफ सिम्टम में? विच इंक्लूड, ये तो जनरल बात कर रहे हैं हम इसकी। विच इंक्लूड प्रोटीन यूरिया यानी मीन्स प्रोटीन इन यूरिन में प्रोटीन आना। और सेकेंड एडिमा, और थर्ड एल्बिनो हाइपोएल्बिनुरिया। मतलब मीन्स ब्लड के अंदर किसका लॉस हो जाना या डाउन हो जाना? एल्ब्यूमिन। जो क्या करता है एल्ब्यूमिन? ब्लड, हमने ब्रेस्ट फीडिंग वाली क्लास ली थी, उसमें बताया था कि 2-4 प्रोटीन होते हैं जो उनके फंक्शन इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एल्ब्यूमिन का क्या फंक्शन बताया था? ऑनकोटिक और ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करते हैं। तो ये कंडीशन होती है इसमें। नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या होता है? सिंड्रोम जिसके लग रहा है ग्रुप ऑफ सिम्टम, ये ग्रुप ऑफ डिजीज कंडीशन रेदर देन डिजीज, जो बाद में डिजीज कंडीशन में कन्वर्ट हो जाती है। विच इंक्लूड, इसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया है? प्रोटीन यूरिया, एडिमा एंड हाइपोएल्ब्यूमिनुरिया। ये तो इसकी जनरल बात हो गई। अब इसके हम पॉजिटिव फैक्टर देखेंगे, कोज। तो अगला पॉइंट डालो, कोज। कोज को हम 2 टाइप से डिवाइडेड करते हैं, 2 ग्रुप्स में। 2 ग्रुप। फर्स्ट है प्राइमरी ग्रुप्स या ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। प्राइमरी ग्लोमेरुलोनेफ्रोसिस। और सेकेंडरी ग्लोमेरुलोनेफ्रोसिस। तो मैं आपको यहाँ पर ही क्लियर करा देता हूँ कि प्राइमरी और सेकेंडरी किस टाइप से बताया गया है। प्राइमरी यानी जो अपना ग्लोमेरुलाई होता है, जहाँ पर ब्लड, ग्लोमेरुलाई क्या होता है? ग्रुप ऑफ ब्लड वेसल्स होती है जहाँ से अपना ब्लड ब्लड का छनता है और वहाँ से यूरिन निकलता है। तो वो प्रोसेस होती है ग्लोमेरुलाई में। तो ग्लोमेरुलाई में कोई डिजीज कंडीशन है, कोई भी, हम देखेंगे वो कौन सी डिजीज कंडीशन। अगर वो डायरेक्ट ग्लोमेरुलाई को अफेक्ट कर रही है तो उसको बोलते हैं प्राइमरी ग्लोमेरुलोनेफ्रोसिस। अगर कोई डिजीज कंडीशन है जो इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रही है, मीन्स कोई डिजीज कंडीशन है, जैसे किसी के डायबिटीज हो गया, तो डायबिटीज में क्या होता है? शुगर का लेवल अधिक हो जाता है। शुगर लेवल
एक्यूमुलेशन ऑफ द किडनी, किडनी में एक्यूमुलेट होगी और किडनी को डैमेज की, किडनी डैमेज हो गया यानी ग्लोमेरुलाई डैमेज हो गया। तो वो अगर सेकंड यानी डायरेक्ट डैमेज थोड़ी कर रही है, वो कोई डिजीज कंडीशन है, जैसे डायबिटीज थी तो डायबिटीज से इनडायरेक्टली डैमेज हुआ है ग्लोमेरुलाई, तो उस कंडीशन को बोलते हैं सेकेंडरी। तो इस टाइप से इसको दो ग्रुप में डिवाइड किया गया। फर्स्टली हम देखेंगे प्राइमरी ग्लोमेरुलर नेफ्रोसिस। प्राइमरी में क्या होता है, दैट अफेक्ट ग्लोमेरुलाई डायरेक्ट। ग्लोमेरुलाई को क्या अफेक्ट, कैसे अफेक्ट करता है, डायरेक्टली। अब इसमें कौन कौन से हैं प्राइमरी में, तो प्राइमरी में कौन कौन से कॉज है, फर्स्ट देखो, फर्स्ट पॉइंट डालो, मिनिमल डिजीज। क्या, मिनिमल चेंज डिजीज। मिनिमल चेंज डिजीज किसमें है ये, प्राइमरी। पहले हम प्राइमरी ग्लोमेरुलर नेफ्रोसिस पढ़ रहे हैं, पीजी। पीजी में फर्स्ट देखा हमने मिनिमल चेंज ऑफ डिजीज, मिनिमल चेंज डिजीज। इसमें क्या होता है, ये कंडीशन चिल्ड्रन होते हैं उनमें मोस्ट कॉमन कॉज करती है क्या, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। मोस्ट कॉमन, ब्लैक पेन से कम, मोस्ट कॉमन कॉज इन चिल्ड्रन। चिल्ड्रन में नेफ्रोटिक सिंड्रोम का कौन ज्यादा कॉज करता है, मिनिमल चेंज डिजीज। इसको हम जब ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपिक होते हैं तो इसमें ग्लोमेरुलाई को देखते हैं तो कुछ भी चेंज नहीं दिखते, कुछ भी मतलब उसमें लेजन प्रेजेंट नहीं होंगे, कुछ भी अबनॉर्मलिटी वो दिखाई नहीं देगी। हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी यूज करेंगे तब उसके जो भी अपीयरेंस है, कुछ भी लेजन है, पैचेज है, कुछ भी वो दिखाई देंगे। तो इसी कारण इसको मिनिमल चेंज डिजीज यानी चेंज नहीं है। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी के द्वारा हम देखेंगे ना, अगर ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपिक के द्वारा अगर हम देखेंगे ना तो लेजन या कुछ भी एबनॉर्मलिटी हमें दिखाई नहीं देगी। और अगर हम इसके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी देंगे ना, देखेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक, तो इसमें लेजन सब कुछ चीज प्रेजेंट होगी, तो उसको बोलते हैं मिनिमल चेंज डिजीज। तो पहला हम देख रहे थे प्राइमरी नेफ्रोसिस। प्राइमरी नेफ्रोसिस में डायरेक्ट अफेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट अफेक्ट पास देखा हमने मिनिमल चेंज डिजीज, इसलिए जो चिल्ड्रन होते हैं उनमें मोस्टली अफेक्ट करती है। इसमें क्या होता है, जब हम नॉर्मल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपिक से अगर देखते हैं ना ग्लोमेरुलाई को तो लेजन वेजन कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता। और इसी प्रकार अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी यूज करते हैं तो लेजन होते हैं, सब चीज़ उसमें आसानी से दिखाई देती है। तो इसके कारण इसको मिनिमल चेंज डिजीज भी बोलते हैं। तो ये फर्स्ट हो गई। सेकेंड, फोकल सेगमेंट ऑफ ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस। सेकेंड, फोकल सेगमेंट ऑफ ग्लोमेरुलाई स्क्लेरोसिस। इसमें क्या होता है, ग्लोमेरुलाई में जो टिश्यू होते हैं उसमें स्कार का फॉर्मेशन हो जाता है। स्कार का फॉर्मेशन यानी वो ग्लोमेरुलाई डैमेज हो जाएगी और नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो जाएगा। तो फोकल सेगमेंट ऑफ ग्लोमेरुलाई ये मोस्टली कहाँ किस में देखी जाती है, किस में कोज करती है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम कोज नेफ्रोटिक सिंड्रोम इन अडल्ट। नाम से पता चल रहा है कि ग्लोमेरुलाई के जो ग्लोमेरुलाई में क्या हो जाती है, स्कार का फॉर्मेशन, स्कार फॉर्मेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई टिश्यू। ग्लोमेरुलाई के टिश्यू में स्कार का फॉर्मेशन हो जाता है, उसको फोकल सेगमेंट ऑफ ग्लोमेरुलाई स्क्लेरोसिस। तो देख लिए हम प्राइमरी ग्लोमेरुलर नेफ्रोसिस में। ग्लोमेरुलर प्राइमरी में हमने देख लिया, पहला देखा था हमने मिनिमल चेंज डिजीज, और सेकंड फोकल सेगमेंट ऑफ ग्लोमेरुलाई स्क्लेरोसिस। और थर्ड क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है कहाँ पर, ग्लोमेरुलाई की मेम्ब्रेन में, उसको बोलते हैं मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलाई नेफ्रोसिस। थर्ड
मेम्ब्रेन ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। इसमें क्या होता है, नाम से पता चल रहा है मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, यानी जो मेम्ब्रेन होती है ग्लोमेरुलाई की, मेम्ब्रेन इन्फ्लामेशन, ITIS, ये लग रहा है तो समझ जाओ इन्फ्लामेशन है। किसके कारण, कोई भी ऑटो इम्यून डिजीज, ड्यू टू ऑटो इम्यून डिजीज, ऑटो इम्यून डिजीज के कारण ये कंडीशन होती है। तो पहला हमने देखा था कि जो इसके कोज होते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम के दो टाइप से, दो ग्रुप में डिवाइड किया गया था, प्राइमरी ग्लोमेरुलोनेफ्रोसिस एंड सेकेंडरी ग्लोमेरुलोनेफ्रोसिस। तो प्राइमरी में हमने 3 टाइप देख ली, एक बार मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ। फर्स्ट ग्रुप था प्राइमरी ग्लोमेरुलोनेफ्रोसिस, इसमें हमने देखा 3 टाइप, 3। फर्स्ट था मिनिमल चेन डिजीज, सेकंड फोकल सेगमेंट ऑफ ग्लोमेरुलाई स्क्लेरोसिस, और थर्ड मेम्ब्रेनस नेफ्राइटिस। ये 3 टाइप देखे थे हमने प्राइमरी ग्लोमेरुलोनेफ्रोसिस में। फर्स्ट मिनिमल चेन डिजीज, जो मोस्टली किस में पाई जाती है, चिल्ड्रन में। इसमें क्या होता है कि जो लेजन या कुछ भी अबनॉर्मलिटी होती है वो ग्लोमेरुलाई में वो दिखाई नहीं देती, किससे, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से दिखाई देती है। तो उसमें मिनिमल चेंज, मतलब कुछ चेंजेस नहीं है, इस कारण इसको मिनिमल चेंज। फोकल सेगमेंट ऑफ ग्लोमेरुलाई के टिश्यू होते हैं, वहां पर स्कार का फॉर्मेशन हो जाता है, इसलिए इसको स्क्लेरोसिस, फोकल सेगमेंट ऑफ ग्लोमेरुलाई स्क्लेरोसिस। और थर्ड मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, यानी ग्लोमेरुलाई की जो मेम्ब्रेन होती है वहाँ ITIS लग रहा है, यानी इन्फ्लामेशन की कंडीशन हो जाती है। वो किसी कारण भी हो सकती है, मोस्टली ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के कारण होती है। अपनी इम्यूनिटी खुद को डैमेज करने लग जाती है, खुद के बॉडी पार्ट्स को डैमेज करने लग जाती है, उसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं। तो प्राइमरी ग्लोमेरुलोनेफ्रोसिस देख लिया, प्राइमरी ग्लोमेरुलोनेफ्रोसिस से अब सेकेंड कोज, सेकेंड ग्रुप था सेकेंडरी ग्लोमेरुलोनेफ्रोसिस। सेकेंडरी ग्लोमेरुलोनेफ्रोसिस, इसमें फर्स्ट है, यानी इसमें क्या देखा था हमने कि इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है, डायरेक्टली अफेक्ट नहीं कर रहा। प्राइमरी में तो डायरेक्टली ग्लोमेरुलाई को अफेक्ट कर रहा था, इसमें कोई डिजीज कंडीशन होगी वो जाके फिर किडनी को डैमेज करेगी, वो सेकेंडरी में आएगा। फर्स्ट, इसमें फर्स्ट है डायबिटिक न्यूरोपैथी, मान लो किसी पर्सन में डायबिटीज पेशेंट, उसमें क्या होगा, इंक्रीज शुगर लेवल, इंक्रीज शुगर लेवल क्या करेगा, एक्यूमुलेशन ऑफ किडनी में एक्यूमुलेट हो जाएगा, किडनी में आने के बाद क्या करेगा, डैमेज ऑफ किडनी को डैमेज कर देगा, और किडनी डैमेज हो गई, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया। तो ये डायबिटिक न्यूरोपैथी सेकेंड, ये सेकेंडरी कोज में चल रहे हैं। सेकेंड पॉइंट डालो, सिस्टेमिक ल्यूपस इरिथ्रोमेटोसिस, सिस्टेमिक ल्यूपस इरिथ्रोमेट, सेकेंड पॉइंट सिस्टेमिक ल्यूपस इरिथ्रोमेटोसिस,
सिस्टेमिक लूपस इरिथ्रोमाटोसिस, इसमें क्या होता है, इम्यूनिटी, अपनी बॉडी की इम्यूनिटी है वो अपने ही बॉडी पार्टों को डैमेज कर दे, यानी इम्यूनिटी डैमेज ओवन बॉडी पार्ट, उसको क्या बोलते हैं, सिस्टेमिक लूपस इरिथ्रोमाटोसिस। मोस्टली किसके कारण, ऑटो इम्यून डिजीज। और इसमें अदर कुछ और सिम्टम थर्ड, कोई HIV इन्फेक्टेड, HIV के कारण थर्ड HIV, ये भी सेकेंडरी ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस किडनी को डैमेज कर सकती है। अगर किसी पर्सन को हेपेटाइटिस B वाली कंडीशन है, B कैंसर है किसी पर्सन को, कैंसर, और 6 कुछ जेनेटिक फैक्टर बी के कारण भी किडनी डैमेज हो सकती है और नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाली कंडीशन कोज कर सकती है। तो हमने इसके कोज को एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया था, प्राइमरी और सेकेंडरी ग्लोमेरुलर नेफ्रोसिस। प्राइमरी में डायरेक्टली अफेक्ट कर रहे थे, जो ग्लोमेरुलाई को डायरेक्टली अफेक्ट कर रहे थे, डायरेक्टली डैमेज कर रहे थे। उसमें से हमने फर्स्ट देखा था मिनिमल चेंज डिजीज, उसमें जो मोस्टली चिल्ड्रन में होती है ये कंडीशन, मिनिमल चेंज डिजीज चिल्ड्रन में नेफ्रोटिक सिंड्रोम कोज करती है। इसमें क्या होता है, ग्लोमेरुलाई को ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपिक के द्वारा देखेंगे तो नॉर्मल लगेगा, सब सोचेंगे नॉर्मल चीज़ है, लेकिन अगर उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक के द्वारा देखेंगे तो अब नॉर्मल चीज़ आएगी, ग्लोमेरुलाई में जो लेजन है वो प्रेजेंट दिखेंगे हमें, और उसको बोलते हैं मिनिमल चेंज डिजीज। फिर हमने सेकंड देखा था फोकल सेगमेंट ग्लोमेरुलाई स्क्लेरोसिस, फोकल सेगमेंट ग्लोमेरुलाई स्क्लेरोसिस। इसमें क्या होता है, जो ग्लोमेरुलाई के टिश्यू होते हैं वहाँ पर स्कार का फॉर्मेशन हो जाता है और उसको बोलते हैं फोकल सेगमेंट ग्लोमेरुलाई स्क्लेरोसिस। फिर थर्ड हमने देखा था कि ग्लोमेरुलाई की जो मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलाई नेफ्राइटिस, उसमें ग्लोमेरुलाई की जो मेम्ब्रेन होती है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, किसके कारण, ऑटो इम्यून, मोस्टली ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के कारण होता है, और उसको बोलते हैं, ये प्राइमरी कोज देखे थे जो प्राइमरी डायरेक्टली ग्लोमेरुलाई को डैमेज कर रहे थे। सेकेंडरी में कोई डिजीज कंडीशन हो, जैसे डायबिटीज देखा था हमने, डायबिटिक न्यूरोपैथी, डायबिटीज का पेशेंट है, शुगर का लेवल अधिक होता है, शुगर का लेवल ज़्यादा होकर किडनी में गया, किडनी को डैमेज कर गया, तो सेकेंडरी कोज में आ रहे हैं। फिर हमने इसी में देखा था सेकेंड टाइप की सिस्टेमिक लूपस इरिथ्रोमाटोसिस। इसमें क्या हो रहा था, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जिसके कारण बॉडी पार्ट्स, ओवन बॉडी पार्ट्स डैमेज हो रहे थे। फिर हमने देखा था HIV वाला, हेपेटाइटिस B, ये सभी कंडीशन सेकेंडरी पार्ट, मतलब डायरेक्टली ग्लोमेरुलाई को डैमेज नहीं कर रहे थे। डायबिटीज हो गया, डायबिटीज का पेशेंट है, शुगर का लेवल बढ़ रहा है, फिर शुगर का लेवल बॉडी में बढ़ने के कारण वो वापस अपने किडनी में जाएगा, किडनी को डैमेज कर रहा है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं सेकेंडरी। तो अब अगला पॉइंट डालो, हमने इसकी कोज देख ली, अब अगला पॉइंट देखेंगे हम इसका पैथोफिजियोलॉजी। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे। पैथोफिजियोलॉजी देखो, किसी भी इटियोलॉजिकल फैक्टर, ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल, कोई सा भी इटियोलॉजिकल फैक्टर हो सकता है, उसके कारण क्या होगा, ग्लोमेरुलाई स्ट्रक्चर अफेक्ट है। हमने दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी जो भी कोज मतलब इटियोलॉजी देखी थी उसमें देखा था कि ग्लोमेरुलाई की स्ट्रक्चर को अफेक्ट कर रहे थे, यानी ग्लोमेरुलाई क्या करती है, एक ब्लड कैपिलरी का जाल होता है, उससे ब्लड छनता है और फिर ब्लड यहाँ से यूरिन पास आउट होता है, तो इस टाइप से जाल बना होता है। अगर वो की स्ट्रक्चर अफेक्ट हो जाएगी तो ब्लड में से जो इंपॉर्टेंट कंटेंट होते हैं जैसे एल्ब्यूमिन, जो ब्लड का ऑन्कोटिक प्रेशर मेंटेन रहते हैं, वो भी बाहर आ जाएगा, यानी वो माइक्रोन्यूक्लियन को छानने का काम करती है, फिल्टर करने का काम करती है, फिल्टर बोल सकते हो आप। तो उसमें से क्या होगा, अगर ग्लोमेरुलाई की स्ट्रक्चर अफेक्ट हो जाएगी तो छलनी है, उसमें एक छेद हो गया, तो उसमें से क्या होगा, प्रोटीन मैक्रोमोलिक्यूल होता है, वो भी पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। कौन सी सेल में, ग्लोमेरुलाई की सेल मेम्ब्रेन होती है, उससे पास हो जाएगा, और इस कंडीशन क्या आप कहते हैं, प्रोटीन यूरिया। हमने शुरू में देखा था कि ग्लोमेरुलाई में 3 साइन सिम्टम देखने को कंडीशन होती है, प्रोटीन यूरिया, हाइपोएल्ब्यूमिनिया और एडिमा। तो प्रोटीन यूरिया फर्स्ट साइन सिम्टम देख लिया हमने। नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या पढ़ा था हमने, ग्रुप ऑफ द डिजीज, ग्रुप ऑफ सिम्टम होता है जो डिजीज कंडीशन रेदर देन डिजीज कंडीशन कोज कर सकता है। तो प्रोटीन यूरिया वाली कंडीशन हो गई। अब एल्ब्यूमिन निकल गया ब्लड से, एल्ब्यूमिन का क्या फंक्शन था, ऑन्कोटिक एंड ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या करता है, मेंटेन करता है।
तो वो मेंटेन नहीं रह पाएगा, ऑनकोटिक एंड ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन नहीं रह पाएगा। इसके कारण क्या होगा, डिक्रीज ऑनकोटिक प्रेशर ब्लड वेसल्स, जिसके कारण क्या होगा, हाइपोएल्ब्यूमिनिया। हाइपोएल्ब्यूमिनिया हो गया। अब प्रेशर मेंटेन नहीं रह पा रहा तो ब्लड में से जो भी प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा फ्लूइड है वो सब बाहर निकलकर टिश्यू स्पेस में आ जाएगा और कौन सी कंडीशन हो जाएगी, एडिमा। तो तीनों चीजें हमें दिखाई, प्रोटीनूरिया, हाइपोएल्ब्यूमिनिया एंड एडिमा, ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी थी। ड्यू, एक बार और बता देता हूँ, कोई सा भी इटियोलॉजिकल फैक्टर हो गया, ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, कोई सा भी इटियोलॉजिकल फैक्टर हो गया उसके कारण क्या होगा, ग्लोमेरुलाई की स्ट्रक्चर अफेक्ट हो जाएगी। ग्लोमेरुलाई की स्ट्रक्चर अफेक्ट होने के कारण उसमें से प्रोटीन, जो भी मोस्टली एल्ब्यूमिन प्रोटीन भी छन के बाहर आ जाएगा। छलनी में छेद हो गया, क्या काम किया वो, मैक्रोन्यूक्लियस होते हैं, मैक्रोन, उनको भी छानने का काम करेगी मैक्रोमोलिक्यूल्स। ऐसे तो माइक्रोमोलिक्यूल्स को छानने का काम करती है, लेकिन माइक्रोमोलिक्यूल्स भी पास हो जाएंगे, जिसके कारण यूरिन में क्या जाएगा, प्रोटीन। वो कंडीशन कौन सी होगी, प्रोटीनूरिया। अगर एल्ब्यूमिन प्रोटीन निकल गया तो ब्लड में एल्ब्यूमिन का लेवल कम हो जाएगा, हाइपोएल्ब्यूमिनिया वाली कंडीशन। और एल्ब्यूमिन क्या करता है, ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है, तो ऑनकोटिक प्रेशर डाउन हो जाएगा, और जो ऑनकोटिक प्रेशर डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो प्लाज्मा फ्लूइड से जो भी है वो बाहर टिश्यू स्पेस में आ जाएगा और एडिमा वाली कंडीशन हो जाएगी। ये थी इसकी पैथोफिजियोलॉजी। अब इसमें क्या क्या साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे, अगला पॉइंट डालो, साइन सिम्टम या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अगर क्लास पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें क्लास को, आप लाइक करने में आपका कुछ नहीं जा रहा तो लाइक जरूर करें और शेयर जरूर कर दें। साइन सिम्टम, साइन सिम्टम में द मेन सिम्टम कौन कौन से, फर्स्ट प्रोटीनूरिया, हाइपोएल्ब्यूमिनिया और थर्ड एडिमा। एडिमा वाली कंडीशन भी देखने को मिलती है। कुछ अदर सिम्टम है उनको भी लिखना जरूरी है। अदर सिम्टम, अदर सिम्टम में मोस्टली देखने को मिल सकता है, रेयरली, हाइपरटेंशन वाली कंडीशन, इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन मोस्टली कौन सी जगह पर देखा जाता है, इन्फ्लामेशन इन पेरिटोनाइटिस बोल सकते हो आप, पेरिटोनियम कैविटी में पेरिटोनाइटिस। इसमें डिज्निया वाली कंडीशन, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। और कुछ साइन सिम्टम देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि बॉडी में प्रोटीन का लेवल कम हो रहा है तो माल न्यूट्रिशन वाली कंडीशन भी देखने को मिलेगी हमें। माल न्यूट्रिशन, ग्रोथ रिटार्डेशन और ऐसे साइन सिम्टम, लेकिन मोस्टली मैंने लिखवा दी। तो दो टाइप के साइन सिम्टम है, पहले हमने 3 इंपॉर्टेंट साइन सिम्टम देख लिए और सेकेंडरी ये साइन सिम्टम। तो अब अगला साइन सिम्टम देख लिया, अब इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो अगला पॉइंट डालो, डायग्नोसिस। डायग्नोसिस किसी का भी करो, फर्स्ट पॉइंट तो ये लिख दिया करो, हिस्ट्री कलेक्शन, क्योंकि मैंने बताया था जेनेटिक फैक्टर होते हैं तो उसका हिस्ट्री कलेक्शन लेंगे, फिर कुछ, फिर ग्रोथ सब चीज देखेंगे, किसके थ्रू, फिजिकल एग्जामिनेशन, उसका ब्लड टेस्ट लेंगे, क्योंकि ब्लड टेस्ट पे पता लगेगा कि एल्ब्यूमिन प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं है। आरएफटी, पर्सन की क्या करवाएंगे, आरएफटी करवाएंगे, और एमआरआई करवा सकते हो आप, सीटी स्कैन एंड यूएसजी। तो ये इसका डायग्नोसिस, नोट डाउन करो। अब इसका क्या क्या मैनेजमेंट होगा, क्या मैनेजमेंट करेंगे, तो पहले हम इसका
मैनेजमेंट देखेंगे, फिर नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, नर्सिंग केयर देखेंगे। मैनेजमेंट में हम कौन कौन सी ड्रग्स देंगे, सारी चीज देखेंगे। तो मैनेजमेंट डालो। मैनेजमेंट में फर्स्ट प्रायोरिटी बेस देंगे, मतलब फर्स्ट जो साइंस सेक्टर देख रहे हैं उनको ट्रीट करेंगे हम पहले। तो फर्स्ट देंगे हम इसको डाययूरेटिक्स में कौन सी ड्रग्स देंगे, मोस्टली प्रोसेमाइड, सेकेंडरी न्यूट्रिशन थेरेपी देंगे उसको, पर्सन को क्या प्रोवाइड करेंगे, न्यूट्रिशन थेरेपी प्रोवाइड करेंगे। और फिर हम उसके एंटीकोगुलेंट ड्रग्स देंगे, क्योंकि पर्सन में कोगुलेशन वाली प्रोसेस ज़्यादा हो रही थी, तो उसको कौन सी ड्रग्स देंगे, ब्लड को पतला करने वाली, हिपेरिन एंड वारफेरिन। मैनेजमेंट चल रहा है ये इसका। और इन्फ्लामेशन वाली कंडीशन है तो किडनी वाला है तो एंटीबायोटिक देंगे, कौन सी, मोस्टली पेनिसिलिन। ये इसका मैनेजमेंट देख लिया हमने कि कौन कौन सी ड्रग्स देंगे। अब नर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, नर्सिंग केयर, नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी को इजी मत समझा करो, यही है अपना नर्सिंग में, तो यही फंक्शन आएंगे अपना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यहाँ से ही पुट अप होते हैं। तो इसमें नॉर्मल नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे क्या, असेस पर्सन डेली वेट, असेस या मॉनिटर वाइटल साइन, पर्सन के वाइटल साइन को असेस करेंगे, उसको ड्रग्स टाइम की टाइम देंगे, पर्सन को पोजीशन अच्छी तरह प्रोवाइड करेंगे, उसको इन्फ्लामेशन वाली कंडीशन इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उसको ताज़ा फ्रूट्स जूस ये सभी चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे। तो ये नर्सिंग नॉर्मल रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी इसमें। तो जो मैं इम्पोर्टेंट थी वो मैंने बता दिया। तो आज की क्लास कंप्लीट हुई, नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था। क्वेश्चन ESIC या आप एम्स की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पर क्वेश्चन आ जाते हैं इसे। तो मैं हर टॉपिक क्लियर करवा रहा हूँ, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर अच्छे से क्लासें लें। और जो क्लास अभी आपको मतलब लेनी हो कि आप बताना चाह रहे हो कि वो क्लास लगाओ, उसकी क्लास लगाओ जो आपको इम्पोर्टेंट लग रही हो, तो आप कमेंट कर दें किसी वीडियो के नीचे, वो क्लास आपकी जल्दी से जल्दी जितना पॉसिबल हो सके उतनी जल्दी करवाई जाएगी। तो धन्यवाद। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो।